हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग व्यवसाय। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर में 35 अधीनस्थ न्यायालय यानी सब कोऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के बारे में। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण यह है कि उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ये उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता की सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। पहला, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जाता है, उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी सरकारी सेवा से कार्यरत न हो। दूसरा, कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। तीसरा, उच्च न्यायालय के उसने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, तो राज्यपाल जिला न्यायाधीश से विभिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा से नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबंध व्यक्ति की पद स्थापना, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का होता है। व्याख्या। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश आते हैं। न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उसके नीचे के न्यायिक पदों से संबंधित होते हैं। 5वां पॉइंट आते हैं, कुछ न्यायाधीशों के लिए उक्त उपबंधों को लागू होना चाहिए। राज्यपाल का ये निर्देश दे सकते हैं कि उक्त प्रावधान राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू हो सकते हैं। संरचना एवं अधिकार क्षेत्र। राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रगति भिन्न हो सकती है, तथापि समान रूप से उच्च न्यायालय से नीचे के दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं। जैसे कि पहला उच्च न्यायालय, फिर इसके नीचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, इसमें दीवानी पक्ष होता है और फौजदारी पक्ष होता है। जिसमें दीवानी पक्ष में आता है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और मुंसिफ अदालत, जबकि फौजदारी पक्ष में आता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, तथा जब एक फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की भी शक्ति होती है। उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश को किसी भी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड देने तक का अधिकार होता है। हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंड पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से नीचे दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और तथा फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी के मामले में सुनवाई करता है तथा 7 ही वर्ष तक कारावास की सज़ा दे सकता है। सबसे निचले स्तर पर दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। मुंसिफ न्यायाधीश का सीमित कार्यक्षेत्र होता है तथा वह छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है। सत्र न्यायाधीश ऐसे फौजदारी मामलों का सुनवाई करता है जिसमें 3 वर्ष के कारावास की सज़ा दी जा सकती है।
कुछ महानगरों में दीवानी मामलों के लिए नगर सिविल न्यायालय एवं फौजदारी मामलों के जिले महानगर न्यायाधीश का न्यायालय होता है। कुछ राज्यों एवं प्रेसिडेंसी नगरों में छोटे मामलों के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय छोटे दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। उनका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उच्च न्यायालय उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत और पंचायती अदालत। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A समाज में कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है और संविधान का अनुच्छेद 14 एवं 22 राज्य के लिए यह बाध्यकारी बनाता है कि वह कानून के समझ समानता सुनिश्चित करने के साथ ही एक ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करे जो सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करे। 1987 में कानूनी सेवा का प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जो कि 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ, ताकि अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NLSA का गठन कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। कानूनी सहायता कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए अधिनियम के उपलब्ध कानूनी या वैधानिक सेवाओं के लिए नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में एक कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, हाईकोर्ट और लीगल सर्विसेज कमेटी का गठन किया गया है। जिलों एवं तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन NLS की नीतियों एवं निर्देशों के प्रभावी बनाने के साथ ही लोगों के निःशुल्क कानूनी सहायता तथा राज्यों के लोक अदालत के संचालन के लिए किया गया। सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवा समिति का गठन कानूनी सहायता कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, जहां तक इसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। NAALSA नालसा देश के भर के कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश निर्धारित करता है तथा प्रभावी एवं सस्ती योजनाएं भी बनाता है। प्राथमिकता राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक वैधानिक और सेवा प्राधिकरणों आदि को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। पहला, हर व्यक्तियों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, विवाद के सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालतें आयोजित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सेवाओं में शामिल हैं। पहला, अदालती फीस, प्रोसेस फीस तथा अन्य सभी शुल्कों आदि का भुगतान जो कानूनी कार्यवाहियों में खर्च करते हैं। बी, कानूनी कार्यवाहियों में अधिवक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध कराना। तीसरा, कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित आदेशों को प्रभावित प्रतियां तथा अन्य दस्तावेज प्राप्त करना एवं वितरित करना। डी, अपील पेपर बुक आदि की तैयारी, जिसमें दस्तावेजों को मुद्रण एवं अनुवाद भी शामिल है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए अर्ह व्यक्तियाँ शामिल हैं। महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, औद्योगिक मजदूर, सामूहिक विपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा आदि के शिकार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी ये वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता समिति के लिए यह सीमा 1,25,000 रुपये है। मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति तथा भिखारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।